अगर हम 1 लीटर के पानी में 1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं तो ऑब्वियसली ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से अगर 1 लीटर पानी में हम 1 मोल एसिटिक एसिड मिलाते हैं, दोनों ही एसिड है, दोनों का ही 1 मोल जो कि एक नंबर है, इतने पार्टिकल्स, दोनों का ही 1 मोल, इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और उतने ही पानी में 1 मोल एसिटिक एसिड अगर रहे तो फिर क्या दोनों एसिड्स का स्ट्रेंथ सेम होगा या अलग अलग हुआ? इस सवाल का जवाब आप ढूंढे इससे पहले मैं एसिटिक एसिड विच इज इथेनोइक एसिड या फिर जो विनेगर में जो एसिड होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा सा मैं यहां पर लिख लेता हूं। इसका सिंबल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और इथेनोइक एसिड इज CH3COOH। इन दोनों एसिड्स के बिहेवियर को अगर आप देखें तो बिहेवियर इसका क्या होगा? HCl पानी में डाल दे क्या होगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन टूटेगा। उस पानी में जहां पर HCl मिलाया जाएगा उस पानी में हाइड्रोजन आयन का नंबर चूंकि बढ़ेगा इसीलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। जब आप एसिटिक एसिड मिलाते हैं पानी में तो क्या होगा? यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन आयन के तौर पे टूट के अलग होगा और पानी में हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ाएगा। ऑब्वियसली वो भी एक एसिडिक सॉल्यूशन होगा। अगर दोनों का ही 1-1 मोल हम मिलाते हैं, मतलब इतने नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स अगर दोनों ही सॉल्यूशन में हम बराबर बराबर डालते हैं 1 लीटर पानी में, तो दोनों ही केसेस में आप देखें कितना हाइड्रोजन आयन बनना चाहिए? 1 मोल का हाइड्रोजन आयन बनना चाहिए, क्योंकि एक HCl जो है एक हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा पानी में। एक ये वाला जो मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल, इथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल, ये भी एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। तो दोनों ही केस में हाइड्रोजन आयन का नंबर कितना होगा? 1 मोल हाइड्रोजन आयन वहां पर प्रेजेंट होगा पानी के मॉलिक्यूल में। और पानी में ऑलरेडी जो स्प्लिट अप होके हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन एज हाइड्रोनियम आयन जो क्रिएट होता है उसका नंबर इतना कम होता है कि 1 मोल के रेस्पेक्ट में उसे अगर कंपेयर करें तो दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। दैट्स वाई उस नंबर को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। पिछले वीडियोस में इन सब चीजों के बारे में आपने पढ़ा था, सुना था। चलिए यहां पर वापस आते हैं। तो क्या दोनों एसिड्स का स्ट्रेंथ सेम होगा या सेम नहीं होगा? यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जब HCl को हम पानी में डालते हैं, जितना HCl डालते हैं हम सब के सब स्प्लिट कर जाता है। लेकिन जब एसिटिक एसिड पानी में हम मिलाते हैं तो सारे मॉलिक्यूल्स स्प्लिट नहीं करता है। कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स का स्प्लिटिंग या डिसएसोसिएशन बाकी रह जाता है, सारे के सारे स्प्लिट नहीं कर पाता है। तो सेम अमाउंट में अगर HCl और CH3COOH हम डालें तो ये जितना हाइड्रोजन आयन डोनेट करेगा या लिबरेट करेगा या हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, ये उतना नहीं बना सकता है। इसके पीछे का जो रीजन है वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ। यहां पर जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, पहले वाले केस में हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ये बॉन्ड रिलेटिवली वीक बॉन्ड है। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो CH3COO और ये जो हाइड्रोजन यहां पर जुड़ा हुआ है ये बॉन्ड थोड़ा रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। दिस इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, दिस इज वीकर बॉन्ड। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या है? अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो भी बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ कम है, इसके कारण क्या होगा? ये आसानी से टूट जाएगा ये बॉन्ड। लेकिन यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है तो इसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा। और चूंकि यहां पर ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा इसीलिए इस पार्ट का,
इसका एक टेंडेंसी रहेगा कहीं भी हाइड्रोजन आयन आसपास मिले तो उसे वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, क्योंकि तोड़ने में इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो जब हाइड्रोजन आयन इसके साथ आके जुड़ेगा तो ये ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और जो चीजें ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है उसका होने का टेंडेंसी थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा होता है। तो अब देखिए HCl और इसे एसिटिक एसिड को जब आप पानी में मिलाते हैं तो उस समय क्या होगा। देखिए पहले मैं HCl को डाल रहा हूं, पानी में ऑलरेडी स्प्लिट अप रहता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, लेकिन उसका अमाउंट जो है बहुत कम होता है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिख दूं थोड़ा सा हाइड्रोनियम आयन और थोड़ा सा हाइड्रोक्साइड आयन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहां पर किस अमाउंट में एग्जिस्ट करता है, 10⁻⁷ मोल पर लीटर के रेट में ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं थोड़ा ठीक से लिख दूं इसे, मोल पर लीटर। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लास्ट वीडियो में पीएच वाले वीडियो में आपने देखा था, पीएच स्केल वाले वीडियो में, कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। सो लेट अस से वी आर टॉकिंग अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस में ये नंबर होता है। अब हमने यहां पर HCl डाला 1 मोल। सो 1 मोल का HCl 1 मोल HCl, तो इससे क्या होगा, 1 मोल मतलब इतना नंबर का HCl कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा, कंप्लीटली टूट जाएगा। तो यहां पर हमें कितने हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे, 1 मोल हाइड्रोजन आयंस यहां पर रहेगा, एग्जिस्ट करेगा। एक के साथ 10⁻⁷ को ऐड करने का कोई मतलब नहीं होता है। अब 1 करोड़ 10 करोड़ के साथ आप 1 को ऐड करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 मोल HCl हमने मिलाया तो हम यहां पर मानेंगे कि टोटल हाइड्रोजन आयन, आप हाइड्रोनियम आयन भी सोच सकते हैं, हाइड्रोजन आयन का जो नंबर है ये हाइड्रोजन आयन का नंबर होगा 1 मोल। ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, जितना डालेंगे वहां पर वो टूट जाएगा, क्योंकि वो बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। सो पानी का जो स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उस स्ट्रक्चर के कारण इसमें एक पोलर बिहेवियर बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अपने आसपास। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आते ही वो इमीडिएटली स्प्लिट अप हो जाता है, टूट जाता है। इसे बहुत कम एनर्जी चाहिए ना, तो काफी दूर से भी अगर ये पानी का मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इसके आसपास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, लेकिन दूर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा। तो ये काफी दूर भी अगर रहे HCl तो भी ये टूट जाएगा, क्योंकि इसके बॉन्ड को तोड़ने में रिलेटिवली कम एनर्जी लगता है। लेकिन अगर आप इसको डालेंगे दिस वन, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो बहुत सारे रीजन ऐसे होंगे जहां पर कि सफिशिएंट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा जो कि इस बॉन्ड को तोड़ सकता है। जबकि कभी कभी जब ये क्लोज आ जाएगा, या फिर पानी के मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन के कारण, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसके कारण हो सकता है ये टूट जाए और हो सकता है ये ना टूटे। दैट्स वाई इसका एसिडिक बिहेवियर कम होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं कर सकता है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसे जब हम मिलाते हैं पानी में, उतना ही अमाउंट 1 मोल का ही हम एसिटिक एसिड या इथेनॉइक एसिड कुछ भी बोल ले, तो फिर ये पूरी तरह से नहीं टूटता है, बल्कि थोड़ा बहुत बचा हुआ रह जाता है। नंबर इसमें थोड़ा ज्यादा कर दूं मैं, थोड़ा डेंसिटी ज्यादा दिखे, तो थोड़ा बहुत यहां पर टूटना बचा हुआ रहता है। और चूंकि ये इस तरह का जो रिलेशन है, ये इस तरह का जो टूटना है, स्प्लिटिंग है, ये बाई डायरेक्शनल होता है, ये यूनिडायरेक्शनल है, दिस इज बाई डायरेक्शनल। अभी समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, कि HCl को अगर आप डालें तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसे पानी में डालते साथ इसका रिजल्ट एक ही होगा, ये टूटेगा, बहुत आसानी से टूट जाता है ना, तो ये टूटेगा। इसका वापस से जुड़ने का टेंडेंसी बहुत कम होगा, क्योंकि अगर जुड़ेगा भी तो बहुत कम एनर्जी रिलीज करेगा। दैट्स वाई इसका जुड़ने का टेंडेंसी बहुत बहुत कम होता है। लेकिन ये जब पानी में डालेंगे, टूट तो गया, चलिए मान लेते हैं 1 मॉलिक्यूल इसका टूट गया इथेनॉइक एसिड का, लेकिन चूंकि ये बहुत एनर्जी रिलीज करेगा अगर बॉन्ड बनेगा, तो इसीलिए इसका हमेशा एक टेंडेंसी बना हुआ रहता है, चांस बना हुआ रहता है कि ये कहीं ना कहीं
हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट कर ले, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके ये वापस इसी स्ट्रक्चर में आ जाए। तो इक्वेशन के तौर पे मैं इसे लिख दूं कि अगर HCl को पानी में हम डालते हैं, HCl को पानी के में डालते हैं तो इसका एक ही रिजल्ट है, ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूटेगा। देखिए ये यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन है, लेकिन CH3COOH को जब हम पानी में डालेंगे तो ये जो रिएक्शन होगा ये बाई डायरेक्शनल होगा। ये रिएक्शन बाई डायरेक्शनल है, दोनों तरफ डायरेक्शन है, मतलब यहां से ये भी बन सकता है, यहां से ये भी बनने का काफी चांसेस है। तो ये क्या बनेगा, CH, पहले हाइड्रोजन लिख दूं मैं, सो हाइड्रोजन आयन और CH3COO आयन में ये टूटेगा। और जैसा कि हमने बात किया था कि चूंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो ये जो आयन है जो पानी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसे अगर थोड़ा सा भी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला तो ये हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोजन आयन को तोड़ के ले लेगा अपने में। तो दैट्स वाई जब इसे पानी में डाला जाता है तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। जहां जहां डिसोसिएशन होता है वहां भी चांसेस रहता है कि वो वापस से जुड़ के वापस इस स्ट्रक्चर में आ जाए। दैट्स वाई चूंकि ये कंप्लीट हाइड्रोजन लिबरेशन नहीं होता है यहां पर, या हाइड्रोजन आयन ये देता नहीं है, दैट्स वाई इस तरह के एसिड्स को वीक एसिड कहा जाता है। और जिसका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है उस तरह का एसिड स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करता है, ज्यादा हाइड्रोजन आयन वो प्रोड्यूस करता है, जबकि वीक जो है वो रिलेटिवली कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। तो इस सेंस में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को डिफाइन किया जाता है। सेम लॉजिक से बेस को भी डिफाइन किया जाता है एज स्ट्रॉन्ग बेस एंड एज वीक बेस। चलिए स्ट्रॉन्ग बेस का एक एग्जांपल लिख लेते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक वीक बेस का एग्जांपल ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। दोनों का ही टेंडेंसी है, NaOH को आप पानी में डाल दे तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, दैट मीन OH आयन में टूट जाएगा। इसे अगर पानी में डाल दे तो इसका भी वही टेंडेंसी है, NH4 प्लस और OH माइनस, दैट मीन हाइड्रोक्साइड आयन, इन दोनों आयन में ये टूट जाएगा। लेकिन जैसे कि यहां पर हम देख रहे थे, सेम लॉजिक से आप यहां पर भी समझ सकते हैं कि ये स्ट्रांग है, ये वीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसका स्ट्रेंथ जो है ये बहुत वीक है। इसीलिए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला जाता है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, लेकिन जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला जाता है तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है, बिकॉज यहां पर जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज वेरी रिलेटिवली स्ट्रांग। इससे रिलेटिवली ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है, तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। कहीं ऐसा भी होता है, जैसे कि इस केस में हमने बात किया था कि कहीं डिसोसिएशन हो गया लेकिन उसे कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिला तो वो पानी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, जो ऑटो स्प्लिटिंग होता है पानी के मॉलिक्यूल का, दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन के कारण वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है। उस हाइड्रोक्साइड आयन को ये एक्सेप्ट कर सकता है और एक्सेप्ट करके वापस इसी स्ट्रक्चर में आ सकता है, क्योंकि इसका स्प्लिटिंग भी बाई डायरेक्शनल है। ये स्प्लिट भी कर सकता है, ये जुड़ भी सकता है, काफी टेंडेंसी या काफी चांस होता है जुड़ने का। सो इस तरह से हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को डिफाइन कर सकते हैं। उसका लॉजिक आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना होगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या वीक एसिड होगा। आपका टास्क यही है कि आप होमवर्क मान ले, कुछ भी मान ले, आप ये पता करें कि यहां पर बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच। आप ये भी पता करें कि यहां पर हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा है उस बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है, और यहां पर ये जो बॉन्ड है Na और OH के बीच वो कितना है, और यहां भी आप पता करें, आप इंटरनेट में सर्च करके देखिए कितना है। अब आप देखें, यहां से हम आगे बढ़ते हैं।
अब आप देखिए, हमें पता है कि जब एसिड को बेस के साथ मिला दिया जाता है तो वहां पर बनता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब देखिए, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाते हैं तो जो सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट को अगर हम पानी में मिलाए तो क्या वो एसिडिक बिहेवियर देगा या बेसिक बिहेवियर देगा? ऐसा ना सोचे कि सॉल्ट जो है ये न्यूट्रल है, पानी में डालेंगे तो कुछ कुछ सॉल्ट एसिडिक बिहेवियर शो करता है, कुछ कुछ सॉल्ट बेसिक बिहेवियर शो करता है और कुछ कुछ सॉल्ट न्यूट्रल रह जाता है। अब आप देखिए, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को, जैसे इन दोनों के बीच अगर रिएक्शन हो और सॉल्ट बने, दोनों के ऑब्वियसली एक वो सोल्यूशन में उन्हें मिलाना होगा और उससे सॉल्ट बनेगा, तो वो जो सॉल्ट बनेगा उस सॉल्ट का किस तरह का बिहेवियर होगा? क्या वो सॉल्ट न्यूट्रल होगा? क्या वो सॉल्ट एसिडिक होगा? क्या बेसिक होगा? चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर इस रिएक्शन को देखें, HCl एक्वस मीडियम में है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, और NaOH एक्वस मीडियम, और ये हमें क्या देगा? NaCl सॉल्ट देगा, सोडियम क्लोराइड सादा नमक जो हम लोग खाने के लिए यूज करते हैं, और OH और H मिलके बना देगा H2O पानी का मॉलिक्यूल। और ये इस सॉल्यूशन को अगर आप एवोपोरेट कर दे पानी को तो जो बचा हुआ रहेगा वो NaCl होगा, दैट सॉल्ट विल बी लेफ्ट ओवर। अब यहां पर आप देखिए NaCl का बिहेवियर, NaCl को अगर हम पानी में डालें तो इसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? आप इसके प्रॉपर्टी और इसके प्रॉपर्टी से इसका प्रॉपर्टी समझ सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक आइडिया बना सकते हैं। देखिए, पानी में हमने NaCl को डाल दिया, पानी में ऑलरेडी हाइड्रोनियम आयन ऑटो स्प्लिटिंग जो है खुद ब खुद स्प्लिट करके हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ऑलरेडी किस अमाउंट में? 10⁻⁻7 मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या डाला? NaCl डाला। अब NaCl डालते ही ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, इमीडिएटली वो टूट जाएगा। अब आप सोचिए, सोडियम का प्रॉपर्टी, सोडियम क्या करने का टेंडेंसी रखता, क्या कर सकता है? यहां पर सोडियम इज हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर सकता है, ऐसा नहीं कि करेगा ही, कर सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, दोनों मिल सकता है या करीब, एकदम बहुत करीब रह के एक वो सोल्यूशन जैसा बिहेवियर रख सकता है। क्लोरीन का बिहेवियर क्या है कि वो हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोजन को डिटैच करके ले, क्योंकि वो क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी सार्थक होगा, दैट मीन फुलफिल्ड होगा या नहीं होगा, ये अभी हम समझेंगे। देखिए, अगर क्लोरीन वाला एग्जांपल ले, क्या क्लोरीन इस हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोजन को खींच पाएगा या नहीं खींच पाएगा? तो वापस चले जाइए आप HCl के केस में। जब हाइड्रोजन उसके साथ था तब तो इसने इज्जत नहीं दिया, तब इसने उसे इज्जत देके अपने साथ नहीं रखा, तब तो छोड़ दिया आसानी से, बिकॉज बॉन्ड वाज वेरी वीक। जैसे कुछ कुछ दोस्तों के साथ बॉन्ड वीक होता है तो वो रिलेशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बट स्ट्रांग बॉन्ड वाला रिलेशन मौका मिले तो फिर से वापस से बन जाता है। बहुत स्ट्रांग रिलेशन है और फिर कभी झगड़ा हो गया तो वापस से मिलने का चांस जो है बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज स्ट्रांग बॉन्ड वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए यहां पर कि क्लोरीन यहां से हाइड्रोजन आयन को क्यों लेगा? जब HCl दिया गया था तब तो सब कुछ छोड़ दिया, तो यहां से वापस से उस हाइड्रोनियम आयन से वो हाइड्रोजन को क्यों एक्सेप्ट करे? कर ही नहीं सकता, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम है, एनर्जी रिलीज बहुत कम होगा उस केस में। अब आप देखें सोडियम क्या इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? सेम लॉजिक, स्ट्रॉन्ग बेस था, मतलब इजीली डिसोसिएट कर गया था, टूट गया था जब पानी में मिलाया गया था, इसने अपना हाइड्रोक्साइड छोड़ दिया था, जाओ भाई तुम। तो यहां पर वो क्यों एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोक्साइड आयन को? सोडियम नहीं कर पाएगा। दैट मीन पानी में जो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन था,
जो नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन एट 25 डिग्री सेल्सियस, इतना जो हाइड्रोनियम आयन था और इतना ही हाइड्रोक्साइड आयन था, उसके नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन पीएच लेवल पे कोई चेंज नहीं होगा। पीएच लेवल किससे डिसाइडेड होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन से डिसाइडेड होता है। पीओएच लेवल किससे डिसाइडेड होता है? नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन से डिसाइडेड होता है। दोनों में ये कोई फर्क नहीं डाल सकता है जब हम इस तरह के सॉल्ट को डालें जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ये जो सोल्यूशन होगा इसका पीएच 7 का 7 ही रहेगा, क्योंकि यहां पर सोडियम न तो वो हाइड्रोक्साइड को लेगा और न ही क्लोरीन यहां पर हाइड्रोनियम आयन का नंबर को घटाएगा। तो वो नंबर एकदम इतना ही रहेगा, इतना जितना नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस की अगर बात करें तो नॉर्मल पानी में जितना रहता है उतना ही रह जाएगा। पीएच 7 का 7 ही रहेगा। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह का रिएक्शन करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तब क्या होगा देखा जाए। चलिए एक रिएक्शन करवाते हैं। यहां पर हम करवाते हैं रिएक्शन। चलिए ये सोडियम को हटा दे, क्लोरीन को भी हटा दे। हम करते हैं एक रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का। सो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl प्लस वीक बेस NH4OH, और ये हमें देगा यहां से NH4Cl प्लस H2O। अब ये NH4Cl को अगर हम पानी में डालें तो क्या होगा? देखिए हमें यहां पर आयन मिलेगा NH4। मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर दूं, बड़ा छोटा हो गया, सो आपको बेहतर दिखेगा, मुझे भी ठीक लगेगा। यहां 1 लीटर पानी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अब देखिए यहां पर जैसे ही हमने इस सॉल्ट को यहां पर डाला तो ये NH4 प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। अब आप दोनों का बिहेवियर देखिए। हमने बात किया था ना कि जो वीक बेस है उसका टेंडेंसी क्या है? बॉन्ड को तोड़ने देना नहीं चाहता है, OH को रिलीज करने देना नहीं चाहता है, और अगर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले तो वो OH के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। अब इससे पहले मैं इसे यहां पर मिलाऊं, उससे पहले एक बार पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, वरना यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि एक घटेगा तो दूसरा कैसे बढ़ेगा, आप सवाल पूछेंगे फिर। अब देखिए पानी में अपने आप डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का, लेकिन कहां पर डिसोसिएशन होगा ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। दिस इज वेरी स्टोकेस्टिक, दैट मीन वेरी रैंडम और वेरी प्रोबेबिलिस्टिक। तो कहीं पर डिसोसिएशन होता है और कहीं पर डिसोसिएटेड आयंस जो है वापस जुड़ के वो पानी भी बना देता है। तो ये चलते रहता है और दोनों तरफ का रिएक्शन है, टूटता भी है, जुड़ता भी है, टूटता भी है, जुड़ता भी है। लेकिन एक सैंपल में आपको इस नंबर में आपको हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। टूटना जुड़ना चलते रहता है, कहीं पर टूटता है, कहीं जुड़ता है, कहीं टूटता है, कहीं जुड़ता है, पर इसी ऑर्डर में वो नंबर रहता है। तो आप समझ जाइए ये पानी का एक सैंपल है, मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन चलते रह रहा है। कहीं डिसोसिएशन हो रहा है, कहीं मौका मिल रहा है तो ये दोनों जुड़ जा रहा है, ये दोनों जुड़ जा रहा है, कहीं दूसरे जगह पे टूट जा रहा है, कहीं ये जुड़ रहा है, कहीं टूट रहा है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा है। अब ये तो टूटा हुआ है, डिसोसिएटेड है। जुड़ने के लिए क्या चाहिए? जुड़ने के लिए इन दोनों का करीब होना बहुत जरूरी है, तब जाके ये जुड़ सकता है। अगर बहुत दूर दूर होगा तो जुड़ेगा कैसे? इन दोनों का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है जुड़ने के लिए। अगर यहां से मैं समहाउ हाइड्रोक्साइड आयन को हटा दूं तो क्या होगा? क्या पानी का मॉलिक्यूल वापस से बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो ये आप ध्यान रखें कि हमेशा डिसोसिएशन हो रहा है और एसोसिएशन भी हो रहा है, लेकिन एसोसिएशन के लिए जरूरी है कि दो आयंस करीब करीब रहे, एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो, चांस क्रिएट हो।
तो यहां पर अब हम डालते हैं इस सॉल्ट को। ये सॉल्ट जो है ये टूटा, ये इस तरह से टूटा। सबसे पहले आप क्लोरीन का बिहेवियर देखें, क्लोरीन आयन का। क्या ये हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। यहां उसका आंसर है वो नहीं करेगा, वो टूटना ही चाहता है, जुड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ये जो है NH4+, आप यहां पर देखें, ये वीक बेस है, मतलब इसका टेंडेंसी रहेगा, एक सर्टेन चांस रहेगा कि ये अपने आसपास के OH के साथ रिएक्ट करके वापस से ये मॉलिक्यूल बना दे। दैट मीन ये जो NH4+ का प्रेजेंस है यहां पर, वो पानी में धीरे 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 हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर को घटाते जाएगा, हाइड्रोक्साइड का आयन का नंबर घटते जाएगा, घटते जाएगा। अब आप गौर करें, हाइड्रोक्साइड आयन यहां से गायब हो गया। मान ले हाइड्रोक्साइड आयन गायब हो गया यहां से। अब आप सोचिए हाइड्रोजन आयन का क्या होगा फिर? हाइड्रोक्साइड आयन तो कम हो गया, बहुत कम हो गया। हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ेगा या घटेगा? अब सोचिए, क्या हाइड्रोजन आयन का नंबर इतना ही रह जाएगा या फिर वो बढ़ जाएगा? देखिए, डिसोसिएशन हर जगह हो रहा है, रैंडमली, यहां हो रहा, वहां हो रहा, वहां हो रहा, और जुड़ना भी रैंडमली इधर उधर हो रहा। लेकिन उसके जुड़ने के लिए एक सर्टेन पॉसिबिलिटी, कुछ चीजें वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, वो है हाइड्रोक्साइड आयन। अब हाइड्रोक्साइड आयन को तो ये खा गया, बहुत बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन को ये खा गया। मतलब जो रैंडमली और भी जगह पे हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन में टूट रहा है, वो हाइड्रोक्साइड गायब हो रहा है, वो हाइड्रोक्साइड को ये खा जा रहा है, NH4+। तो वो जो हाइड्रोक्साइड गायब हो रहा है, दैट मीन वापस से पानी बनने का टेंडेंसी घटते जा रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ते जाएगा, क्योंकि टूट तो रहा है। अगर यहां NH4 नहीं होता, NH4+ नहीं होता, तो कहीं टूट रहा है, उसको वापस से देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड टूटा। अब ये जो है, हो सकता है इसके आसपास यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके कारण जुड़ के ये वापस पानी बन रहा था। तो ये प्रोसेस चलते रहता है, हर जगह पे चलते रहता है। लेकिन उसी को अगर हम गायब कर दे, तो वो जुड़ने का जो प्रोसेस है उसको हम काट रहे हैं। तो जुड़ने का प्रोसेस जैसे ही घटा, हाइड्रोक्साइड को तो ये खा गया, जुड़ने का प्रोसेस जैसे ही घटा, हाइड्रोजन आयन का नंबर बढ़ गया। तो वो 10⁻⁻7 से काफी ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए, इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि जब ऐसे सॉल्ट्स को पानी में मिलाया जाता है जो कि एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ होता है, वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। आप इसे सिंपली ऐसा याद रख सकते हैं। देखिए, ये सब चीजें आपको 10th लेवल पे शायद ही कभी सोचना होगा, आप 11th 12th में जाएंगे तब करना होगा। मैं तो जस्ट आपको एक बेसिक इंट्यूटिव सेंस आपके अंदर जगाना चाहता हूं कि क्यों होता है चीजें, और कुछ नहीं। वैसे भी देखा जाए, केमिस्ट्री मेरे लिए मेरा बहुत वीक पार्ट है, फिर भी मैं ये सब करता हूं। तो देखिए, आप ऐसे सोच सकते हैं कि देखिए, एसिड स्ट्रांग है, बेस वीक है, तो उस सॉल्ट का बिहेवियर कौन स्ट्रांग है? एसिड स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट का बिहेवियर एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड जो था वो स्ट्रांग था, बेस जो था वो वीक था। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अब वापस आते हैं, उल्टा लेते हैं, इसके साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? आप अभी समझ गए होंगे क्या होगा, वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बना हुआ जो सॉल्ट होगा, ऑब्वियसली वो बेसिक बिहेवियर शो करेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको याद रहेगा और अच्छा भी लगेगा। CH3COOH, इसके साथ हमने मिला दिया इसे, ठीक है, NaOH को मिला दिया। तो ये हाइड्रोजन और ये मिलके तो पानी बन गया, और ये सॉल्ट के तौर पे NaCH3COO मिलेगा और बनेगा पानी। तो इस सॉल्ट को जब हम पानी में मिलाएंगे, उस समय क्या होगा, चलिए देखते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हमने इस सॉल्ट को यहां पर मिला दिया, तो ये Na+ और CH3COO- में ये टूट गया। ये इसमें दोनों में टूट गया। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे
कि इसका जो टेंडेंसी है, ये जो बॉन्ड है बड़ा स्ट्रांग बॉन्ड है, तो वापस से ये हाइड्रोजन आयन के साथ, ये जो है हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करके वापस से इसे बनाने का काफी टेंडेंसी रखता है। तो ये इमीडिएटली ये जो इसके आसपास के हाइड्रोनियम आयन होगा, बहुत बहुत सारे आयंस, ये वाला आयन बहुत बहुत सारे, वो हाइड्रोनियम आयन से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और वापस से ये इथेनोइक एसिड बनाएगा। तो क्या कम हो गया यहां से ये जो हाइड्रोनियम आयन है उसका नंबर कम हो गया। और हाइड्रोनियम आयन का नंबर अगर ऐसे केसेस में कम हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर बढ़ जाता है। हमने ये चीज भी देखा था कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर एक्वा सोल्यूशन में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का, हाइड्रोजन आयन विच इज हाइड्रोनियम आयन, आप हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं क्योंकि उसी फॉर्म में रहता है। हाइड्रोनियम आयन का नंबर इनटू हाइड्रोक्साइड आयन का नंबर, दैट शुड बी इक्वल टू 10 टू द पावर -14। सो एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। उसी लॉजिक से यहां पर ये प्लस आयन, दैट मीन हाइड्रोनियम आयन का नंबर घट जाएगा तो इसका नंबर बढ़ जाएगा। ये सोल्यूशन क्या हुआ, एसिडिक या बेसिक? बेसिक हो गया। सो जब हम स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के साथ बना हुआ जो सॉल्ट है उसे पानी में मिलाते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट को जब पानी में मिलाते हैं तो वो बेसिक बिहेवियर शो करता है। उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से ज्यादा होता है, उसका पीएच वैल्यू, वो बेसिक बिहेवियर शो करता है। और जो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा उसका पीएच कम हो जाएगा। मैंने गलत कह दिया शायद पिछले थोड़ी देर पहले, जो भी हो आपको पता है, अगर गलत होगा तो आप उसे कमेंट कीजिएगा अगर कुछ गलत बोल गया तो। अब मुद्दा है कि अगर वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट को पानी में डाले तो क्या ये वो न्यूट्रल होगा? देखिए वहां पर थोड़ा आपको और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप 11th-12th में जाकर जानेंगे, pKa वैल्यू, Ka वैल्यू, इन सब के बारे में जानेंगे। तो उन सारे वैल्यूज से फिर डिसाइड किया जाता है। क्योंकि देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में बड़ा सिंपल था, वो जुड़ना ही नहीं चाहता है, वो जुड़ना ही नहीं चाहता है, इसीलिए वो इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है। लेकिन जैसे ही वीक बेस और वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट बनेगा, जैसे कि ये पार्ट और ये पार्ट मिलके जो सॉल्ट बन रहा है, दोनों का टेंडेंसी है, इसका टेंडेंसी हाइड्रोजन आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसका टेंडेंसी हाइड्रोक्साइड आयन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब किसका टेंडेंसी ज्यादा है, कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन जीतेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि वो जो सोल्यूशन होगा, उस नमक को मिलाने से जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो इसके लिए तो और भी बहुत सारी चीजें आपको जानना है, तो इस पार्ट को आप ऐसे रख दे फिलहाल के लिए कि कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि क्या 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 वहां पर किस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा, कौन सा बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा, कौन ज्यादा ताकतवर है, इस पे वो डिपेंड करेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।